आज हम विज्ञान में रसायन विज्ञान फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। और हम वही सब पढ़ेंगे जो क्लास 8 के मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में पूछा जाएगा। तो पीछे के 2 वीडियो में पार्ट 1, 2, 4, 9, 10 मतलब ये 5 पार्ट पढ़ा चुके हैं। आज बस एक पार्ट पढ़ाएंगे, धातु और अधातु। इतना पढ़ने के बाद ये 6वां पार्ट 3 वीडियो में पूरा है, देख लेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का जितना भी क्वेश्चन आया रहेगा आपका क्लास 8 में जो मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में, वो सब क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की 218 पेज पर। चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। पहले जानते हैं कि धातु और अधातु होता क्या है। देखिए, धातु जैसे धातु कौन कौन होता है। धातु में जैसे आते हैं आपके लोहा, तांबा, टीन, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि। मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये सभी जो है लोहा, तांबा, टीन, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है, धातु है। हमारे जो समाज में जो है 2 तरह के पदार्थ है, एक धातु और दूसरा अधातु है। तो धातु में ये सभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ धातु होता है इसमें। और उसके बाद अधातु में जैसे हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, जितनी सारी गैसें वो सभी क्या है, अधातु है। जैसे आपका लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो भी चीज़, सभी चीज़ें क्या है, अधातु है, ठीक है। तो कपड़ा हो गया, सब ये सब चीज़ अधातु है। धातु में ये सब चीज़ हो गया, अधातु में ये सभी चीज़ें हो गई। और धातु में कुछ गुण होते हैं। तो जैसे धातु में क्या होती है, चमक होती है। धातु में चमक होती है। जैसे आप सोना देखेंगे, चांदी, उसमें एक चमक है। ठोस धातु कैसी होती है, ठोस होती है। आघातवर्धीयता, आघातवर्धीयता मतलब होता है कि जब किसी धातु को जब पीटेंगे तो वो धीरे धीरे वो फैलता है। जैसे लोहा है, लोहा को जितना पीटेंगे वो फैल जाता है। और उष्मा चालक, उष्मा चालक का मतलब होता है कि धातुओं में जो उष्मा का मतलब होता है गर्मी। जैसे धातु अगर गर्म करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी बर्तन होगा, उस बर्तन को जब आप गर्म करेंगे तो गैस एक जगह लगता है, लेकिन धीरे धीरे पूरा बर्तन गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, धातु होता है, धातु का बर्तन होता है। इसीलिए उष्मा जो है एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, तो उष्मा का चालक होता है। जैसे आप मान लीजिए आप लोहा है, लोहा का एक सिरा गर्म करिए, लोहा का एक सिरा गर्म होगा। जैसे इसको मान लीजिए लोहा है, लोहा का अगर ये वाला सिरा गर्म करेंगे आप, तो ये गर्म होगा, लेकिन आप यहाँ पर पकड़ेंगे, आपको यहाँ भी गर्मी महसूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पकड़ेंगे और यहाँ पर महसूस, तो उष्मा का क्या है, चालक है। धातु क्या है, तो उष्मा के चालक होते हैं। विद्युत चालक, देखिए धातुओं में क्या होता है, विद्युत चालक मतलब बिजली करंट जो होता है दौड़ता है। जैसे लोहा है, लोहा में करंट यहाँ लगाएंगे, यहाँ पकड़ेंगे तभी आपको करंट लगेगा। तो धातु क्या होती है, विद्युत चालक होती है। ध्वनिकता होती है। ध्वनिकता का मतलब होता है कि एक बार आवाज़ लगाएंगे और उसकी आवाज़ थोड़ा देर तक सुनाई देती है। जैसे अगर आपके जो स्कूल में जो घंटी होती है, जो लोहे की जो घंटी होती है, ये लोहा या स्टील का, टीन का, जो भी होता है, अगर उस पर जब घंटी लगती है तो उसकी आवाज़ थोड़ी देर तक सुनाई देती है, ठीक है। तन्यता, तन्यता मतलब होता है तनने पर, मतलब खींचने पर वो फैलता है। जैसे जो तार होता है, कॉपर का जो तार होता है, उसको क्या करेंगे, खींचेंगे तो धीरे धीरे फैलेगा, वो टूटता नहीं, धीरे धीरे और फैलता जाता है। तो इसमें क्या होता है, तन्यता। तो धातु में गुण होता है, चमक होता है, ठोस होता है, आघातवर्धकता होता है, उष्मा चालक होता है, विद्युत चालक, ध्वनिकता और तन्यता होती है। और अधातु में क्या होता है, देखिए अधातु में चमक होता है भी और नहीं भी होता है। और हम यही सब गुण इसमें भी, कुछ में होता है कुछ नहीं होता है। लेकिन धातु अधातु में क्या होता है, चमक होता भी और नहीं होता है। ठोस मतलब अधातु क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में होते हैं। जैसे अधातु में आपको ठोस में जैसे हो गया लकड़ी, लकड़ी कैसा है, ठोस है, ठीक है। और कुछ चीज़ें अधातुओं में द्रव भी होता है। और जैसे गैस, ये सभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी क्या है, गैसीय है। तो अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में रहती है। और अधातु में आघातवर्धकता नहीं होता, मतलब पिटने पर फैलता नहीं। पिटने पर वो क्या होता है, भंगुर होता है। भंगुर का मतलब होता है टूट जाना। भंगुर या छड़ भंगुर जो भी बोलेंगे, भंगुर का मतलब टूट जाना। जैसे अगर हम लोहा का पीटेंगे धीरे हथौड़े से तो वो धीरे धीरे फैलेगा, लेकिन अगर लकड़ी को पीटेंगे तो वो क्या टूट जाता है। वो मतलब कि लकड़ी फैलता नहीं है, वो धीरे धीरे चूर चूर होकर टूट जाता है, तो इसको बोलते हैं भंगुर होना। तो उष्मा का चालक, देखिए अधातु उष्मा का चालक नहीं। अगर आप लकड़ी लेकर अगर उसका एक सिरा गर्म करेंगे तो उसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये सिरा अगर गर्म करें, यहाँ पर पकड़े तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होता है, तो उष्मा उसमें आगे नहीं बढ़ती है, तो उष्मा का चालक नहीं होता। विद्युत का चालक भी नहीं होता है। जैसे अगर बिजली लकड़ी है, इसमें इधर हम करंट लगाते तो यहाँ पर उसका एहसास नहीं होता है। और क्या ध्वनिकता, जैसे मान लीजिए ये बुक ही है, बुक हमारा क्या आधा, तो इसको हम ऐसे मारेंगे तो इसका आवाज़ यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा, बस यहीं तक रहेगा, ठीक है। तन्यता,
जैसे मान लीजिए ये जो पेन पकड़े ये भी अधातु ही है, तो इसमें तन्यता, इसको हम खींचेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं, तो ये क्या है, अधातु है, तन्यता का गुण नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, बस भंगुर होता है, मतलब इसको अगर हम मारेंगे तो टूट जाएगा, इसमें क्या होता है, भंगुरता होती है। आइए अपने चैप्टर पर आते हैं बुक से, ठीक है। धातु और अधातु, समझ गए। धातु धातु सबसे पहला जो प्राचीनतम धातु है वह सात धातु है। प्राचीनतम प्राप्त धातु में सोना, चांदी, तांबा, शीश, टीन, लोहा, पारा क्रमशः, ये सभी सात धातु क्या प्राचीनतम धातु है। क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कौन सा प्राचीनतम प्राप्त धातु है, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, वो रहेगा। या तो क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन नहीं है, तो तीन ऑप्शन इसमें से देगा, चौथा कुछ और रहेगा। देखिए, धातु कर्म व्यवहारिक विज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति है। और जो धातु कर्म है, क्वेश्चन पर जगह व्यवहारिक विज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति कौन है, तो व्यवहारिक विज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति क्या है, धातु कर्म है। क्या है, धातु कर्म। फिर आगे आते हैं, जितने तक निशान लगा बस उतने पढ़ना है। फिर देखिए धातु और अधातु के भौतिक गुण, जो अभी हम आपको बताएं वही सब चीज़ पूरा दिया। देखिए चमक, धातु में क्या होती है, चमक होती है। सबसे पुराना धातु सोना है। सबसे पुराना धातु तो कौन है, सोना है। इसका आविष्कार 600 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ, 6000 ईसा पूर्व में। कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा अपने भौतिक अवस्था में ही मौलिक अवस्था में पाई जाती है। इनमें अपने अपने रंग के लिए खास चमक होती है। मतलब सोना, तांबा, चांदी जो है, इनकी जो जैसे सोना जो है गोल्डन कलर का होता है, चांदी क्या होता है, वाइट कलर का होता है। ये सभी उसी अवस्था में पाई जाती है। और एल्यूमिनियम, अब देखिए ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सफ़ेद रंग का नहीं है, तो जो नहीं रहेगा इसमें से देखिए एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम तथा चांदी, इनका रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, चांदी। अब इन्हीं में से तीन ऑप्शन दे देगा, चौथा कोई और दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सफ़ेद रंग का नहीं है। इसीलिए चारों याद करना है कि एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, चांदी का रंग क्या है, सफ़ेद है। सोना का रंग क्या होता है, सुनहरा या पीला होता है। तांबा का रंग लाल भूरा, ये सभी चीज़ याद करना है। तो जो एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, चांदी सफ़ेद रंग का होता है, सोना पीला होता है और तांबा का रंग लाल भूरा होता है, ठीक है। फिर उसके नीचे आते हैं, कई धातु पदार्थ मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं जिसका अपना एक रंग एवं चमक होता है। मतलब कई धातु मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। देखिए धातु मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं, अधातु उसमें नहीं होता। तो ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन में मिश्र धातु किससे बनते हैं, तो धातुओं से बनते हैं। तो कई धातुक पदार्थ, धातु मतलब धातु, कई धातु पदार्थ मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं। और जो मिश्र धातु होता है उसका भी एक अपना एक रंग और चमक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए धातु गुण में देखिए जो आपको बताया है इसमें वही सब है। धातु में क्या होती है, चमक होती है, ठोस होता है, पिटने पर फैलना मतलब आघात वर्ध्यता होती है, ऊष्मा का चालक होता है, और विद्युत का चालक होता है, और ध्वनिकता होती है, और क्या होती है, ठीक है, और क्या होती है, तन्यता होती है। ये सभी चीज़ें जो हम अभी आपको बताएं यही सब पूरा आपको बुक में दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा बुक से भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन है, हम आपको ये बता दिए हैं, चमक होती है, ठीक है। अब आते हैं ठोस। तो देखिए कुछ पदार्थ जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि को देखें तो हम पाते हैं कि मरकरी के छोड़ से सभी धातु सामान्य ठोस। मतलब इसका कहना ये है कि सभी धातु ठोस होती है, लेकिन जो मरकरी पारा जो होता है वो ठोस नहीं होता, वो क्या होता है, द्रव होता है। तो ऑप्शन में आएगा कि इनमें से कौन सा धातु ऐसा है जो ठोस अवस्था में नहीं रहती है। तो कौन सा ठोस अवस्था में नहीं रहती है, मरकरी, पारा। आप सोचेंगे मरकरी या पारा होता क्या। देखिए अब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाता है हम, तो जो आपका टेम्परेचर मतलब आपको बुखार जब रहता है तो आपका टेम्परेचर नापने के लिए जो एक देते हैं निडल, इतना बड़ा सा रहता है थोड़ा सा, तो उसको जो आपको देते हैं, जो आपको मुंह में रखते हैं या फिर मुंह पे जो रखते हैं, तो उसी के अंदर जो पदार्थ होता है वही होता है पारा। तो उसका अंदर जो पदार्थ होता है वो कैसा होता है, द्रव के रूप में होता है, वो भी धातु होता है। मरकरी क्या है, मरकरी उसको बोलते हैं, पारा भी बोलते हैं, वो क्या होता है, द्रव अवस्था में। तो वही एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। पिटने पर फैलना, धातु क्या होता है, पिटने पर फैलता है। जैसे लोहा को पिटेंगे धीरे धीरे फैलेगा, ठीक है। इसी को जैसे आप देखते हैं कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम का तार पिटने पर शीट में बदल गया। शीट मतलब होता है कि धीरे, जैसे चादर की तरफ फैल जाना। जैसे ये क्या होगा, जैसे लोहा इसको धीरे धीरे से पीटेंगे तो धीरे धीरे फैल जाता है, उसी को शीट बोलते हैं। और आकार में वृद्धि हो जाती है, किंतु उसके टुकड़े नहीं होते। लोहा कभी कभी टुकड़ा नहीं होगा, वो धीरे धीरे फैलता ही जाएगा। तो ये फैलने को है उसका एक विशेष गुण, इसको हम क्या बोलते हैं, आघात वर्ध्यता। जैसे अगर कोई चीज़ लोहा का, मान लीजिए अगर ये लोहा का रहता है, इसको हम पीटते हैं तो ये टूटता नहीं, ये धीरे धीरे और फैलेगा, बड़ा होगा। तो इसी गुण को क्या बोलते हैं, आघात वर्ध्यता। अब ऊष्मा का चालक, अभी आपको बताएं, जैसे देखिए ये बर्तन गर्म कर रहे हैं, ये जो धातु का बर्तन है, ये धातु का बर्तन है, ठीक है। इसमें ये जो आपका डाला गया है, जो जिससे आप खाना बनाते हैं, ये अगर
धातु का रहेगा तो जब खाना बनाते बनाते ये भी गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ लकड़ी का रहेगा तो वो गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी रहता है वो अधातु रहता है, और अधातु में ऊष्मा का चालक मतलब गर्मी नहीं फैलता। ऊष्मा का मतलब क्या था, ये गर्मी जो दिया है उसको फैलाना, चालक मतलब कि इधर से उधर चले जाना गर्मी को। तो लकड़ी ऊष्मा का अधातु, इसीलिए ऊष्मा का चालक वो नहीं है। लेकिन जो धातु रहता है, जैसे देखिए बर्तन यहाँ गर्म करे लेकिन पूरा बर्तन गर्म रहता है, इसलिए धातु क्या है, ऊष्मा का चालक है। ठीक है, देखिए आप एक सीधा एग्जांपल जानते हैं, जैसे जो जिसमें आप चाय बनाते हैं। चाय जो बनता है तो या फिर चाय जो बनता है तो उसका जो हैंडल रहता है, जिस बर्तन में चाय बनता है उसका जो हैंडल रहता है वो लकड़ी का रहता है। तो उस लकड़ी को लोग ऐसे पकड़े रहते हैं। ठीक है, तो उसमें लेकिन गर्मी नहीं लगता, लेकिन पूरा बर्तन क्या रहता है, गर्म। तो उसका जो बर्तन रहता है वो धातु का रहता है, इसलिए उसमें का चालक है। लेकिन जो हैंडल है वो अधातु, इसलिए उसमें का चालक नहीं है। ठीक है, ये अब देखिए इसमें वही अब एग्जाम्पल भी दिया है कि आप जैसे रसोई में चाय बनाते वक्त या प्रेशर कुकर के हत्थे को जिसमें प्लास्टिक की लकड़ी लगी हो तो हाथ नहीं जलता है। हत्था से लगे कुकर के हैंडल को किसी तरह छू जाने से काफ़ी गर्म महसूस होता है। चूल्हे पर चढ़े डेगची या तसला इत्यादि का किनारा छूने पर गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि वो धातु का होता है। कुछ ऐसे पदार्थ है जिसे गर्म किए जाने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता। जलती हुई लकड़ी का दूसरा सिरा गर्म, जो एग्जाम्पल हम आपको बताएं वही चीज़ इस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक किसका बोल रहे हैं, ऊष्मा का। अभी विद्युत नहीं बोल रहे, ऊष्मा का मतलब होता है ये आग। ऊष्मा का मतलब क्या होता है, आग देना। ठीक है, गर्मी देना। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है, चांदी और कॉपर। चांदी और कॉपर, कॉपर को तांबा भी बोलते हैं। तो चांदी और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। क्वेश्चन में आएगा ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन है, तो क्या रहेगा, चांदी और कॉपर। जबकि लेड को शीशा बोलते हैं, जबकि लेड एवं पारा, जैसे अभी बताया पारा या मरकरी, ऊष्मा के सबसे कम चालक है। तो क्वेश्चन में आएगा ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन है, तो चांदी और कॉपर। ऊष्मा के सबसे कम चालक कौन है, लेड और पारा। ठीक है, ये ध्यान, ऊष्मा का चालक और विद्युत चालक में डिफरेंट होता है। ऊष्मा का चालक मतलब आग जो होता है, आग की जो गर्मी रहती है इधर से उधर फैलने को ऊष्मा का चालक। और विद्युत का चालक मतलब करंट बहना इधर से उधर। ठीक है, अब देखिए आगे ऑप्शन दिया विद्युत चालक। तो धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अधातु विद्युत के कुचालक। सुचालक का मतलब ये होता है कि अगर करंट, जैसे अगर ये लोहा का रहता है तो अगर हम इधर करंट देंगे तो इधर भी इसका असर होगा, तो ये विद्युत का चालक होगा। धातु क्या था, चालक। लेकिन अगर यही चीज़ पेन जो है, पेन आपका क्या होता है, अधातु होता है। तो ये पेन आपका प्लास्टिक का, तो ये क्या है, विद्युत का कुचालक, क्योंकि अगर यहाँ करंट देंगे तो इसका असर इधर नहीं होगा। ठीक है, तो धातु विद्युत के सुचालक होते हैं और अधातु विद्युत के कुचालक। अब देखिए, जो हमारे घरों में जो विद्युत तार का उपयोग करते हैं, जो तार जो होता है उस पर एक परत चढ़ी होती है जो रबड़ जैसी रहती है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, नाम याद रखिएगा, तार के ऊपर जो परत चढ़ाई जो रबड़ की तरह रहती है उसका नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे घरों में प्रयोग की जाने जो तार है उसके ऊपर कौन सी परत चढ़ाए, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है। ठीक है, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता ही तन्यता रहती है। मतलब जब धातु के जो तार रहते हैं उसको जब हम खींचते हैं तो वो बढ़ता है। तो जब खींचने पर कोई चीज़ बढ़ता है तो उसको बोलते हैं तन्यता। तो धातु में तन्यता गुण होता है। सोना और चांदी सबसे अधिक तन्य धातु हैं, अतः सभी धातु एक समान तन्य नहीं होते। मतलब कि जो तन्यता का गुण होता है उसमें सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण किसमें होता है, सोना और चांदी में। इसीलिए सोने को क्या करते हैं, पिघला देते हैं और हमसे फैल जाता है। तो सोना और चांदी सबसे अधिक तन्य धातु। इसमें क्या था, चांदी और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक, जबकि लेड और मरकरी ऊष्मा के सबसे कम चालक। इसमें क्या है, सोना और चांदी सबसे अधिक तन्य धातु है। ध्वनिकता, जब आप अपने विद्यालय घंटी बजते सुने, लोहे की घंटी या प्लेट की धातु को जिस सिक्के को जमीन पर गिरते देखा या नहीं गिरता, गिरा देते। मतलब कि जब सिक्का जमीन पर गिरता है तो थोड़ा देर तक आवाज़ आता है, जब घंटी बजती है थोड़ा देर तक आवाज़ नहीं, फिर टन थोड़ा देर तक आवाज़ आती है, तो उसी क्या बोलते हैं, ध्वनिकता उसी को बोलते हैं। देखो अब आते हैं थोड़ा सा सोने के बारे में पढ़ते हैं, सोना गोल्ड के बारे में। देखिए सोना एक कोमल सुनहले रंग का कीमती धातु, इसका मुख्य उपयोग आभूषण का मतलब होता है गहना। ठीक है, इसका मुख्य उपयोग आभूषण बनाने में होता है। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं। क्वेश्चन पूछेगा सोने की शुद्धता को किसमें मापते हैं, तो किसमें मापते हैं, कैरेट में मापते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो सबसे शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाते समय शुद्ध सोना में कम कीमती धातु तांबा या चांदी थोड़ी सी मिला दी जाती है जिससे वह कुछ कठोर बन जाता है। लेकिन सोना क्या रहता है, बहुत मुलायम रहता है।
तो इसको कठोर बनाने के लिए इसमें कुछ मिलावट की जाती है। मिलावट किसकी किसकी की जाती है? तांबा और चांदी का। जो हम लोग कोई भी सोना कभी भी 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, ठीक है, लेकिन जो धातु बनता है, आभूषण जो बनता है, कभी भी 24 कैरेट का नहीं बनाता, क्योंकि 24 कैरेट का बनेगा तो बहुत मुलायम रहेगा, अपने आप टूट जाएगा। इसलिए उसमें तांबा और चांदी का बनाते, इसलिए उसमें कुछ कैरेट को घटा दिया जाता है। जैसे 22 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध जो आभूषण जो बनता है वो 22 कैरेट का होता है। तो 22 कैरेट के होते हैं, जिसका अर्थ हुआ कि 22 भाग सोना, मतलब बनाएंगे तो पूरा 24 में। तो क्योंकि देखो उसमें क्या रहता है, अगर 22 कैरेट का सोना हम लेते हैं तो 22 कैरेट का अर्थ होता है, जिसका अर्थ हुआ 22 भाग सोना और जो 2 भाग बचा 24 पूरा करना टोटल। तो 2 भाग तांबा या चांदी की मिलावट, फिर 24 पूरा टोटल हो जाएगा। अब अगर 24 कैरेट, अगर 18 कैरेट का अगर हम सोना लेते हैं, जब 18 कैरेट सोना लेते हैं तो 18 भाग उसमें सोना रहता है और 6 भाग क्या रहता है, तांबा या चांदी का मिश्रित कर देते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आएगा कि 18 कैरेट का सोना है तो उसमें क्या क्या 24 कैरेट बनाने के लिए उसको क्या क्या करेंगे, तो 18 कैरेट सोना और 6 कैरेट में क्या मिलाएंगे, तांबा और चांदी। ठीक है, तांबा और चांदी मिलाती है, ध्यान रखें, तांबा और चांदी थोड़ा सा मिलाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ, अब ठोस धातु के बारे में थोड़ा सा उसका परिभाषा दिया है कि ऐसे पदार्थ जो ठोस, चमकीले, अभी जो पढ़े हैं सब, ऐसे पदार्थ जो ठोस, चमकीले, आघात वाले, तन्य, ध्वनि उत्पन्न करने वाले, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब देखिए धातु, अब बोला है ठोस अवस्था में, ज़्यादातर ठोस अवस्था में ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ द्रव और गैस में भी रहते हैं। जैसे बोला है ठोस अवस्था में, नहीं, ये क्या है, ये अधातु सभी चीज़ें। देखिए इस आगे लिखा, अब आप अधातु के बारे में क्या करेंगे, तो ये अधातु जो होता है ठोस अवस्था में कार्बन, गंधक, फास्फोरस होता है, द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सभी क्या होता है, गैस अवस्था में। तो अधातु क्या होता है, तीनों अवस्था में, ठोस में, द्रव में और गैस में। तो ये तीनों उसका नाम दिया है। और जो धातु रहता है ज़्यादातर किस में रहता है, ठोस अवस्था में ही रहते हैं, और जो द्रव अवस्था में रहता है उसका नाम क्या है, पारा है, बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। धातु और अधातु में कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद का मतलब होता है कि जो नियम के उल्टा रहता है। जैसे अब हम जानते हैं कि सभी धातु क्या तन्य होती है, लेकिन अपवाद में क्या है, बिस्मत, बिस्मत में तन्यता नहीं होती। सभी धातु ठोस होती है, लेकिन अपवाद में क्या है, मरकरी, मतलब मरकरी का ठोस नहीं होती है। जो नियम से उल्टा रहता है उसी को बोलते हैं अपवाद। ठीक है, अब देखिए आयरन, कापर, एल्यूमिनियम इत्यादि अत्यंत कठोर, परंतु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत मुलायम होते हैं। मतलब ये सभी ज़्यादातर धातु क्या कठोर होता है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, इतने मुलायम रहते हैं। लेड एवं पारा धातु होते हैं, उनमें सबसे कम चालक है। मतलब देखिए माना जाता है कि धातु क्या था, विद्युत के उष्मा के चालक होते हैं, लेकिन जो लेड और मरकरी जो अभी पीछे बताते हैं, ये उष्मा के सबसे कम चालक है। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें धातु और धातु के दोनों गुण, मतलब कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिसमें धातु और धातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, जिसका नाम है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेल्यूरियम एवं पोलेनियम। ठीक है, इसके नाम के साथ साथ इसका जो कोड दिया वो भी आता है। जैसे बोरान को क्या बोलते हैं, बी, सिलिकॉन को SI, ऑप्शन में ये वाला SI, GE, बस ये भी पूरा नाम ले सकते हैं ये भी। ठीक है, तो याद आपको मतलब ऑप्शन में देगा कि इनमें से कौन सा धातु जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाते हैं, ये सभी नाम याद रहना चाहिए। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी दिया सभी में अपने आप में क्वेश्चन है। सीधा पूछेगा इनमें से कौन सा धातु है जो तन्य नहीं होता, तो तन्य कौन होता है, बिस्मथ। ठीक है, कौन सा धातु ठोस नहीं होता था, मरकरी या पारम। अब आगे आते हैं सभी अधातु हैं। अधातुओं के बारे में क्या बोलता है, तो सभी अधातु विद्युत के कुचालक, अभी बताया कि अधातु जैसे अधातु में से प्लास्टिक का इसमें विद्युत करंट होगा नहीं होगा, तो सभी अधातु विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अपवाद में ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है। अब ग्रेफाइट से ग्रेफाइट क्या होता है, जो आपका पेंसिल रहता है, पेंसिल में जिससे हम जो किनारे पर, जैसे ये पेन हो गया, पेन ये जो किनारे वाला चीज़ है, इसी तरह पेंसिल में भी जो किनारे वाला चीज़ रहता है जो बीच में रहता है, यही क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ये ग्रेफाइट अंदर पेंसिल के अंदर डाला गया रहता है। तो उसमें क्या होता है, वो ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन उसके बाद भी वो विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो ऑप्शन में पूछेगा कि आंसर कौन सा अधातु है जो विद्युत के सुचालक है, तो कौन सा है, ग्रेफाइट। ठीक है, अब फिर हीरा, हीरा भी अधातु, ये ध्यान रखिएगा, पूछेगा हीरा क्या है, हीरा क्या अधातु है, फिर भी वह सबसे ज़्यादा चमकने वाला पदार्थ है। ऐसा बोला जाता है कि जो ठोस वस्तुएं ही सबसे ज़्यादा चमक किसमें होता है, ठोस वस्तु में होता है। और अधातु जैसे आपका बुक हो गया, इसमें चमक नहीं है, आपका पेन हो गया, लकड़ी हो गया, इसमें क्या चमक नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है कि अधातु में चमक नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा चमकदार वस्तु अगर आपसे पूछा सबसे ज़्यादा चमक किसमें होता है, तो हीरा में होता है, लेकिन हीरा क्या है, अधातु। ठीक है, इसलिए हीरा क्या अपवाद हो गया, तो हीरा अधातु फिर भी सबसे ज़्यादा चमकने वाला पदार्थ है। अब आते हैं आगे। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद क्या क्या बनता है। तो देखिए इसमें से बस एक ही चीज़ पूछेगा कि देखिए ये धातु जो होता है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, इसमें क्षारीय गुण होते हैं अम्लीय। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय गुण होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बस इतना याद रखना है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगर भूल जाते हैं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, अ से अधातु, अ से अम्लीय। ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, ऑक्साइड बनते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अ से अधातु, अ से अम्लीय। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होती है, जो धातु बचा उसका क्या हो गया, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है, जैसे धातु का एग्जाम्पल भी दे दिया, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम इत्यादि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जो भी धातु रहेगा वो क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, और अधातु का क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और अब देखिए कोई धातु क्षार है, मतलब धातु क्षार है और अधातु क्या नाम है, अम्लीय, इसका पता कैसे लगता है। एक लिटमस पेपर होता है, ठीक है, लिटमस पेपर को जब हम डालेंगे इसमें धातु में तो इसका रंग नीला हो जाता है, तो इसका क्षारीय होने का सूचक है। जब कोई पदार्थ में नीला लिटमस पेपर मिलाया जाता है, जैसे जंग दिया, ठीक है, जंग का विलयन क्षारीय होता है, लिखा है जंग जो लोहे में जंग लगता है उसका क्या होता है, विलयन क्षारीय होता है। क्योंकि लाल लिटमस पेपर डालने पर इसका रंग नीला हो जाता है। जब कोई चीज़ नीला हो जाता है तो क्षारीय होने का संकेत देता है। और लिटमस पेपर पूछेगा, लिटमस पेपर जब नीला हो गया तब क्या क्या गुण देता है, तो क्षारीय। और जब लिटमस पेपर ले जाए, नीले लिटमस पेपर लेकर जाएंगे तो लाल हो जाता है, तो ये अम्लीय। तो जब लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो अम्ल होता है, अम्ल की प्रकृति को दर्शाता है। और लिटमस पेपर जब नीला हो जाता है तो क्षारीय होने का संकेत देता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है जल के साथ अभिक्रिया। धातु, बस इतना याद करना है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। क्या क्वेश्चन पूछेगा, धातु जल के साथ अभिक्रिया क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन इसलिए बनाते हैं क्योंकि धातु का जो जल का जो फॉर्मूला होता है H2O, एच का मतलब क्या आता है, हाइड्रोजन। इस एच को क्या बोलता है, हाइड्रोजन। तो सीधे सीधे याद करना है कि जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद धातु हाइड्रोजन बनाते हैं। अब एक धातु में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम जो है ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु यह उबलते हुए पानी से जल्द से अभिक्रिया करता है। जस्ता और लोहा वाष्प से अभिक्रिया करती है। मतलब कभी कभी क्या होता है, कोई धातु डायरेक्ट पानी से नहीं करता है, जैसे पानी से भी करेगा। जैसे सभी धातु माना जाता है कि सभी धातु हाइड्रोजन जल से क्रिया करने के बाद क्या हाइड्रोजन बनाते हैं। और जो मैग्नीशियम होता है वो ठंडे पानी से नहीं करता है, लेकिन उबलते हुए पानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। और जस्ता और लोहा क्या होता है, वाष्प से। वाष्प भी क्या होता है, पानी से ही बनता है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा जस्ता वाष्प से अभिक्रिया इनमें से कौन करता है, तो कौन करता है, जस्ता और लोहा। ठंडे पानी से कौन करता है, ठंडे पानी से कौन नहीं करता है, मैग्नीशियम। गर्म पानी से कौन करता है, मैग्नीशियम। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से घुमा फिरा कराएगा। और फिर बोला अधातु, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, इसी कारण कुछ अधातुओं को जल में रखा जाता है। देखिए अब प्लास्टिक ही है, ये पेन है, पेन को पानी में डाल दो, क्या कुछ अभिक्रिया करेगा, कुछ नहीं अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो इसलिए बोला है कि अधातु जो है पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करे। इसलिए जो फास्फोरस होता है, जो हम सुबह शुरुआत में आपको बताए थे कि जो फास्फोरस होता है वो कमरे में रखेंगे तुरंत तो उसमें क्या लग जाता है, आग लग जाता है कमरे का। इसीलिए फास्फोरस कहाँ रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। कहाँ रखा था, पानी, फास्फोरस को पानी में रखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो गया, जल के साथ अभिक्रिया हो गया, अब अम्ल के साथ। बस इतना याद करना है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, बस इतना याद करना है। जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन बनाते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन और लवण दोनों। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु जो जल से भी अभिक्रिया नहीं करते हैं और अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब थोड़ा सा अब जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में। देखिए कुछ खाद्य पदार्थों को जैसे नींबू, दही, अचार, इमली, जिनमें अम्ल होता है। देखिए अम्ल का मतलब होता है खट्टापन। अम्ल का मतलब क्या होता है, तो नींबू भी खट्टा होता है, दही भी खट्टा होता है, अचार, इमली सब खट्टा होता है। उससे खट्टा चीज़ जो भी होता है वो सभी क्या होता है, अम्ल होता है। तो कुछ खाद्य पदार्थों जैसे नींबू, दही, अचार, इमली, इनमें अम्ल होता है। उनको धातु के बने पात्र जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम नहीं रखा, क्योंकि ये धातु जो है उन अम्लों से अभिक्रिया कर लेते हैं। क्योंकि अभी बताएं कि धातु क्या था, अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। तो जब बर्तन धातु का रहेगा और उसमें कोई खट्टा चीज़ रखेंगे तो क्या करेंगे, वो अभी अभिक्रिया, धातु जो है
ये धातु उन अम्लों से अभिक्रिया कर हानिकारक पदार्थ लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थ खाने लायक नहीं रहता है। ठीक है, अब ये दिया भी है धातु प्लस तनुवन लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसलिए बोला गया है कि ये सभी खट्टा चीज़ें बर्तन में नहीं रखते हम। अगर धातु के बर्तन में रखेंगे तो क्या करेंगे, धातु को सीधा अम्ल से अभिक्रिया करता है, अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद क्या बना लेगा वो, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, जो कि क्या हानिकारक हमारे लिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक्वारेजिया के बारे में। अब एक्वारेजिया क्या है, देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सोना और प्लेटिनम को भी गला देता है, तो वो क्या है, एक्वारेजिया। बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, सोना और प्लेटिनम को भी गला सकता है कौन है, एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया के बारे में पढ़िए। एक्वारेजिया क्या, यह रॉयल जल का लैटिन शब्द है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 अनुपात के ताजा मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। यह सोना और प्लेटिनम को भी गला देता है। अकेले किसी भी अम्ल में क्षमता नहीं होती है। जब पुराने एवं मलिन सोने का आभूषण को इस विलीन में डाला जाता है तो देखिए पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसका बस सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा कि सोना और प्लेटिनम को कौन गलाता है, कौन गलाता है, एक्वारेजिया। कोई और धातु नहीं गला पाता, बस एक्वारेजिया ही गलाता है। और एक्वारेजिया जो बनता है वो किस किस चीज़ से बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनता है। इस जो एक्वारेजिया जो बनता है इसमें 3 हिस्सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है और एक हिस्सा नाइट्रिक अम्ल होता है। इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बनता है, एक्वारेजिया। अब देखिए जल के साथ अभिक्रिया हो गया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, अब किससे अभिक्रिया करेंगे, क्षार के साथ। तो क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस। बस इतना याद करना है आपको कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तभी हाइड्रोजन गैस, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तभी हाइड्रोजन के साथ साथ लवण भी बना लेंगे, और क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तभी क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ है उसको हटाकर अपनी जगह ले लेना। जैसे मान लीजिए जैसे पानी है, पानी में कोई चीज़ का हम विलयन बना देते हैं। विलयन का मतलब होता है कि पानी में कोई चीज़ मिला देना। तो ये जब पानी में कोई चीज़ मिल जाता है तो उसी को विलयन बोलते हैं। जैसे इसमें दिखाया है कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक जब हम मिलाएंगे, धातु जिंक क्या था, धातु, तो जिंक जब मिलाएंगे तो जो अभिक्रिया होगी तो ये कॉपर सल्फेट था, अब ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया, जिंक सल्फेट। और इसमें जो कॉपर था, कॉपर को अलग कर दिया। मतलब अगर जैसे कोई स्थान है, अब अपने में मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है कि जैसे जो आप जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त है, बहुत पक्का दोस्त है, लेकिन फिर तीसरा कोई नया इंसान आता है। ठीक है, तीसरा कोई नया इंसान आता है, वो आपका दोस्त बन जाता है, वो आपका दोस्त बन जाता है। और जो जो पहले से दोस्त रहता है वो आपका दोस्त अब नहीं रहता, वो आपका मतलब वो हट जाता है आपसे। तो वो क्या हो गया, जो नया इंसान आ गया वो आपका दोस्त हो गया, जो पहले से आपका दोस्त था वो अब हट गया, वो आपका दुश्मन बन चुका है। तो आपके पहले वाले दोस्त को कौन विस्थापित कर दिया, नया वाला दोस्त, उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। मतलब पहले से जो कोई रहेगा उसको हटाकर खुद अपना जगह बना लेना। इसी तरह वो चीज़ दिखाया, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें जिंक जब मिला, इसमें जब जिंक को मिला तो ये क्या बन गया, कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो अच्छा ये भी जान लीजिए कि ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला धातु ही कम क्रियाशील वाले धातु को हटाता है। क्रियाशील का मतलब होता है जैसे एक्टिव होना। अब अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, जैसे कोई मजबूत इंसान है, मजबूत इंसान ही छोटे कमज़ोर इंसान को हटा सकता है, कमज़ोर इंसान मजबूत इंसान को कभी नहीं हटा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह धातुओं पर भी वही चीज़ लागू होता है कि जो एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं करता। जैसे जिंक, कॉपर सल्फेट में जब जिंक मिला है तो जिंक कॉपर को हटाकर अपने आ गया, जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब जिंक क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब अभी अधिक ताकतवर है, अधिक बलवान है। और फिर आगे देखिए आते हैं, कॉपर सल्फेट में आयरन मिला है। ठीक है, कॉपर सल्फेट में फिर आयरन मिला है, तो इसमें भी कॉपर को हटाकर ये क्या बन गया,
आयरन बन गया, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इसका मतलब हम ये जानते हैं कि सबसे कमज़ोर कौन है, कॉपर है। सब लोग कॉपर को हटा देता है, जिंक भी आया कॉपर को हटा दिया और आयरन भी आया कॉपर को हटा दिया। इसलिए यहाँ पर लिखा है जिंक आयरन और कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो गया आपका जिंक। देखिए ऑप्शन में आएगा कि इनमें से कौन सबसे अधिक, क्वेश्चन आया भी हुआ है कि इनमें से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, जिंक। फिर जिंक के बाद क्या नाम है, आयरन। आयरन के बाद क्या रहेगा, कॉपर रहेगा। सबसे कम क्रियाशील कॉपर, उससे ज़्यादा आयरन, सबसे ज़्यादा जिंक। अगर यही जैसे ये है कॉपर सल्फेट है प्लस जिंक है, अगर ये जिंक सल्फेट रहता, जिंक सल्फेट बना रहता और कॉपर आता है इससे मिलने के लिए, तो ठीक है वो कॉपर सल्फेट कभी नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट कम क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील वाला अधिक क्रियाशील वाले को नहीं हटा सकता, अधिक वाला कम को हटाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता। देखिए उपयोगिता तो बहुत है, धातु और की उपयोगिता बहुत है। ये जितना भी ये वाला लास्ट जो है 232 वाला पेज, ये एक एक लाइन आपका एक एक नंबर का है। इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, हम एक बार पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ज़्यादा वीडियो लंबा सही नहीं है, तो इसको अपने बुक में एकदम अच्छे से पढ़िए, इसको स्क्रीनशॉट में अच्छे से एक एक लाइन ध्यान से पढ़िएगा। उपयोगिता में देखिए, लोहा तांबा एल्यूमिनियम हमारी सभ्यता का हिस्सा। ठीक है, आप अनुमान लगाने में सक्षम होंगे क्योंकि धातुओं का उपयोग मशीन, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, वायुयान, खाना बनाने में होता है। लोहा का उपयोग हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं से लेकर कृषि यंत्रों को बनाने में होता है। एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ होता है, बर्तन बनाने, वायुयान में होता है क्योंकि ये हल्का होता है। तांबे का इस्तेमाल, देखिए यही पूछा है कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो एल्यूमिनियम का बर्तन बनाने में और वायुयान में। तांबे का इस्तेमाल बिजली के तार एवं विद्युत संयंत्रों में होता है। सोना चांदी का इस्तेमाल आभूषण बनाने में, कंप्यूटर के विद्युत परिपथ में होता है। फ्यूज तार, जो हमारे घर में जो फ्यूज होता है वो क्या होता है, मिश्र धातु होता है, जिसमें टीन और लेड को मिला लिया जाता है। सीधा पूछेगा फ्यूज जो बनता है वो किस किस धातु से बनता है, तो टीन और लेड को मिलाकर बनाया जाता है, और धातुओं से मिलाकर ये मिश्र धातु बनता है। फ्यूज में कौन कौन धातु से बनता है, टीन और लेड। इसका गलनांक कम होता है। ठीक है, प्रतिरोध ज़्यादा। जब उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा बढ़ती है तो इन वोल्टेज को घर में विद्युत से चलने वाली मशीनें जैसे पंखा, फ्रिज, टीवी चल सकती है। इस उच्च वोल्टेज पर फ्यूज के तार पहले ही जलकर घर के विद्युत प्रवाह रोकता है, जिससे घर की सामग्री जल। देखिए इसका करने का मतलब यह है कि जो फ्यूज रहता है उसका जो तार इस्तेमाल कम गलनांक का होता है। कितना कम गलनांक, तो जब लाइन कभी तेज होता है, लाइट कभी तेज होता है तो ये फ्यूज क्या होता है, फ्यूज जल जाता है। फ्यूज जब जल जाता है तो घर में क्या होता है, सप्लाई बंद हो जाता है, करंट का सप्लाई बंद हो जाता है, धारा सप्लाई बंद हो जाता है। तो क्या कहता है, जो आपके घर में जो सामान इस्तेमाल होता है वो सभी बच जाता है। लेकिन अगर यही आप फ्यूज नहीं लगाएंगे तो अगर कभी लाइट कभी तेज़ हो गया तो डायरेक्ट क्या होगा, आपका ये पंखा, टीवी सब जल जाएगा। ठीक है, अब आगे जानते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन। लोहा धातु, लोहा धातु बोल रहा है, लोहा धातु हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का घटक है। सीधा पूछेगा हम लोहा किस धातु किस प्रोटीन का घटक है, तो किसका, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का। जो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाता है। ठीक है, एंजाइमों में क्या पाया जाता है, तो तांबा और जिंक किस कहाँ पाया जाता है, एंजाइमों में पाया जाता है। आर्सेनिक एक विषैली धातु, सीधा पूछेगा इसमें से कौन एक विषैली धातु है, तो विषैली धातु कौन है, आर्सेनिक। मैग्नीशियम पौधे में होता है, मैग्नीशियम कहाँ होता है, पौधों में भी मैग्नीशियम पाए जाते हैं। कुछ अधातुएं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस का उपयोग उर्वरक के रूप में होता है। सीधा पूछेगा उर्वरक का इस्तेमाल किस, इनमें से कौन से अधातु का प्रयोग उर्वरक में होता है, तो किसका किसका होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का। फास्फोरस शुरुआत में आपको बताया, फास्फोरस माचिस के निर्माण में प्रयोग होता है। आयोडीन कटने, छिलने एवं एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। देखिए आयोडीन आयोडीन कहाँ कहाँ होता है उपयोग, कटने, छिलने और एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। सल्फर जो होता है, सल्फर का उपयोग पटाखों के निर्माण में। सीधा पूछेगा पटाखों के निर्माण में कौन किस किस चीज़ का प्रयोग होता है, सल्फर का। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का क्या होता है, श्वसन में होता है। हीरा ज्वेलरी और शीशा काटने में। ग्रेफाइट बैटरी और पेंसिल। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी धातु के बारे में, अधातु बहुत सारे अधातु, जैसे सब अधातु के बारे में बताया। अधातु जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस का प्रयोग उर्वरक के निर्माण में। फास्फोरस का था माचिस के निर्माण में। आयोडीन कटने, छिलने और एंटीसेप्टिक के रूप में। सल्फर क्या था, पटाखे के निर्माण में। ऑक्सीजन श्वसन में। हीरा हीरा आपको जानते हैं, ज्वेलरी ज्वेलरी मतलब पहनने में। और शीशा काटने में। शीशा क्वेश्चन पर, शीशा काटने में किस अधातु का प्रयोग करते हैं, तो किस अधातु का, हीरा का। और ग्रेफाइट का जो होता है बैटरी और पेंसिल के बनाने में होता है। इस प्रकार आप अपने आसपास की चीज़ों को धातु के रूप में पहचान कर बनने वाली चीज़ों। ठीक है, अधातु का भी बहुत सारा उपयोग है। इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी सारी चीज़ों का दिया सबका नाम, ये सभी क्या अधातु है। तो सीधा पूछेगा कि जो शीशा काटने में किस चीज़ का प्रयोग होता है, धातु का कि अधातु का, तो अधातु का। अधातु में कौन सा, हीरा का। ठीक है, ये सभी देख लेते हैं।
अब हमने सीखा धातुओं में चमक होती है परंतु अधातुओं में नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चमक होती है किसमें, तो हीरा, हीरा के अधातु। धातु और अधातुओं का हमारे व्यवहारिक जीवन बहुत उपयोग है। ठीक है, सामान्यतः धातु के आघात वर्धनीय होते, तन्य होते, अधातु नहीं होते। सामान्यतः धातु जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु नहीं होते। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती, पीछे बताया, जबकि धातु जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातुओं का उसके धातुओं यौगिकों के जलीय विलयन में स्थापित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से आपका रसायन विज्ञान खत्म होता है। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद, इन तीनों वीडियो को देखने के बाद जो आपका जो 5 से 6 साल का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सभी क्वेश्चन देखें, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अब मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और अपने बुक में भी ये सब निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, रखते हैं। थैंक यू।